नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका दी खबर जंक्शन पर। पहले हम सवाल शुरू करें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप कांग्रेस की तमाम यात्राओं में उसका हिस्सा रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर दिल्ली में देवेंद्र यादव जी की न्याय दो यात्रा हो, और या अभी करंट सिचुएशन देखें तो बिहार में कन्हैया कुमार जी यात्राएं कर रहे हैं। अभी कल उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है मीडिया प्रभारी बीजेपी के दानिश इकबाल के द्वारा, और कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे हैं। मैम, कांग्रेस लगातार यात्राएं कर रही है और आप कांग्रेस का हिस्सा हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं। क्या लगता है आपको, इन यात्राओं का कोई आउटपुट निकल के सामने आ रहा है या भविष्य में आ पाएगा? बिल्कुल। कि जिस तरह संस्थानों को खरीद लिया गया है और जिस तरह सिर्फ ईवीएम का ही नहीं, पूरा सिस्टम को एक भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। ऐसे समय में अगर हम लोकसभा में इतना अच्छा करते हैं कि बहुत मुश्किल से बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना पड़ा, तो ये तो हमारी जीत है ना। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी चांदनी जी, कि सत्य का रास्ता कठिन होता है, समय लगता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा से ठीक पहले जो मुख्य विपक्षी पार्टी और आज़ादी जिस पार्टी ने दिलाई उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव में जाने से पहले, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमने चुनाव लड़ा और इतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा, तो ये तो बहुत फ़ख्र की बात है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी अच्छा करेंगे। तो मैं वही बोल रही थी, सत्य के रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। आप देख लीजिए ना, इतिहास उठाकर, इतिहास गवाह है कि दांडी मार्च गांधी जी का चला है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चला। हर आंदोलन बहुत मुश्किलें हुई, लाठी बरसाई गई, लेकिन लोगों ने जो गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए चल रहे थे, आखिरी में अंग्रेज़ों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। अंत में जीत जो है देशवासियों की हुई, हमारी हुई, भारतीयों की हुई, है ना। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, चाहे कितना भी आप भारतीय जनता पार्टी सिस्टम को हाईजैक कर ले, कितना भी राहुल गांधी जी पर ईडी सीबीआई भेज दे, कितने भी हमारे लीडर्स पर गलत तरीके से एलिगेशन लगा ले, कितने भी देशवासियों को आप पोलराइज करने की कोशिश कर लीजिए, कितने भी आप बांटने की राजनीति कर लीजिए, कितना भी इस देश को नुकसान पहुंचाइए, कितना भी सारे सिस्टम को हाईजैक करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दीजिए, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए लड़ रहे हैं। तो अंत में जीत मुझे यकीन है हमारी होगी और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और देशवासी देख रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हर रोज़ इस देश की जो आत्मा है, संविधान, हमारे संविधान की हत्या कर रही है, किस तरह देश को हर रोज़ बांटने की बात कर रही है। आप सोचिए ना, अगर हम विकास करेंगे और अगर देशवासियों का भविष्य उज्जवल होगा, नौकरी देंगे, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, हमारे पास बहुत जॉब होंगे, किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होंगे, किसान खुश रहेंगे, महंगाई नहीं रहेगी, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है धर्म की बात करने की। रोज़ मंगलसूत्र, औरंगजेब, मुगल्स, कब्रिस्तान, शमशान की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो ये बात ही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को, खामियों को छुपाने के लिए लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है। जी मैम, अभी आपने एक कब्रिस्तान की बात की और इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से विरोधी पार्टियां प्रोपेगेंडा फैला रही हैं कि हम वक्फ विधेयक के ज़रिए जो है लोगों की, खासकर मुसलमानों की ज़मीनें छीन लेंगे, उनके कब्रिस्तान छीन लेंगे। इवन किरेन रिजिजू ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी, जो एक कानून संसद से पारित हो गया है, अभी 16 अप्रैल को उस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में,
आपकी पार्टी ने भी पिटिशंस डाली हैं और पार्टीज़ ने भी डाली हैं जो विरोधी पार्टियां हैं। लेकिन मैम इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री जी का भाषण आया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा, अगर कांग्रेस इतनी ज़्यादा मुस्लिम हितैषी है तो फिर क्यों टिकट नहीं देती है 50% और भेजती क्यों नहीं है राज्यसभा या लोकसभा में मुसलमानों को। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं एक बात इस पर बोलना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला चाहती है। ये तो वैसा ही है कि और प्रोटेक्शन देना चाह रही है वक्फ कानून को, कि शेर को बकरियों को दे दो, शेर को उसका प्रोटेक्टर बना दो, कि बकरियों की हिफाजत शेर करे। मतलब ये बहुत हास्यास्पद है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रहे हैं, अगर सही में प्रधानमंत्री मोदी जी को मुसलमानों की इतनी चिंता है और मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी पहले बताए ना कि वो अपने पार्टी में कितनी मुस्लिम महिलाओं को राज्यसभा भेज रहे हैं, कितनी मुस्लिम महिलाओं को आपने कंगना रनौत को एमपी बनवा के भेजा, कितनी मुस्लिम महिलाओं को आप एमपी बनवा के भेज रहे हैं और कितने को विधानसभा में टिकट दे रहे हैं। पहले आप बताइए ना, बाद में कांग्रेस पर सवाल आप कीजिएगा। जी तो मैम ये जो वक्फ विधेयक बिल है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हैं, चाहे वो राज्यसभा में इमरान प्रताप गढ़ी जी हों या लोकसभा में इमरान मसूद जी हों, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर बोले क्यों नहीं, अगर उन्हें इतनी आपत्ति थी तो। देखिए मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर बोल देंगे तो उस पर कुछ और सवाल करेंगे। लगातार इन्हें आदत है टीका टिप्पणी करने की। ये इमरान मसूद जी कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है क्या एमपी? क्या राहुल गांधी जी का ही बोलना सिर्फ राहुल गांधी जी ही लीडर हैं क्या? कांग्रेस के प्रियंका जी ही हैं क्या? इमरान प्रताप गढ़ी जी हैं, इमरान मसूद जी हैं, नासिर हुसैन जी हैं, सभी ने बोला। राजा वड़िंग जी ने कितने अच्छे से विरोध किया है। तो ये सब लीडर नहीं है क्या? इन्हें नहीं बोलना चाहिए और इनका बोलना मैटर नहीं करता है क्या? इनके बोलने का, इनके विरोध करने का कोई वैल्यू नहीं है क्या? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि पूरा कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ही सराउंडिंग्स में रिवॉल्व करता है, और दूसरे तरफ जब हमारे दूसरे लीडर्स का स्टेटमेंट आता है, मुखालफत करते हैं, तो उसको आप वैल्यू नहीं देते हैं। आप बोलते हैं अब राहुल जी क्यों नहीं। तो ये दोहरी नीति है। कम से कम अपना क्या आप सोचते हैं उसको तो स्पष्ट कीजिए ना। मैम एक और सवाल है कि वक्फ विधेयक बिल को लेकर हम सवाल करेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं और उनके पार्टी के लगातार सभी नेता कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ से दिक्कत है, बाकी मुसलमान जो हैं और ख़ासकर वो पशमानदा मुस्लिम्स की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा मुस्लिम्स जो है उनके हित में जा रहे हैं और उसको लगता है कि वक्फ विधेयक बिल उनके हित में आया है? देखिए बिल्कुल ये परसेंटेज जो परसेंट मोदी जी बता रहे हैं 1% भी नहीं होगा। पूरा मुस्लिम समाज खफा है। और मुस्लिम क्या, जो भी सेक्युलर लोग हैं और जो समझ सकते हैं, भारतीय जनता जो अंधभक्त नहीं है, वो सब इसके खिलाफ है। आप देखिए ना, जैसे मोदी जी की एक आदत है, कुछ अपने भारतीय जनता पार्टी के लीडर या कैडर जो मुस्लिम है उनके द्वारा विरोध करवा कर बोलते हैं पूरा मुस्लिम समाज। जैसे ठीक आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के समय आप लोगों को याद होगा कि नए नए किसान संगठन बन रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला जाता था, अरे ये संगठन तो बोल रहा है बहुत अच्छा है, कानून, कृषि कानून बहुत अच्छा है। हर जगह पता भी ना डेट सामने आ रहा है ना कुछ भी, नए नए तुरंत 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कृषि कानून जब आए थे और नए नए संगठन आकर बोलने लगे कि ये बहुत अच्छा कानून है, जब विरोध चल रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ लोगों से बुलवा कर राजनीतिकरण किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा समाज विरोध कर रहा है। जी मैम, थोड़ा सा मैं आपके थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। एक फीमेल पॉलिटिशियन जो एक पार्टी का हिस्सा है, कार्यकर्ता है, लगातार कई मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं, एक फीमेल पॉलिटिशियंस को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और क्या लगता है आपको कि क्या फीमेल्स को, क्योंकि चाहे वो आपकी गवर्नमेंट रही हो यूपीए की या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है या कोई भी किसी भी स्टेट में जब भी चुनाव होते हैं तो लोग महिला पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें लगता है कि महिला वोटर्स को अपने साथ कर ले, महिला शक्ति को अपने साथ कर ले। लेकिन महिला जो नेता है, जो किसी पार्टी का हिस्सा है, क्या क्या लगता है, क्या अड़चनें आती हैं, कभी क्या दिक्कतें आती हैं और लगता है कि यार अगर यहाँ पे महिला ना होती तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आती?
ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, महिला हो या पुरुष हो, मेहनत तो करना पड़ता है सभी को। जी जी संघर्ष तो करना पड़ता है, और बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन महिलाओं के साथ ये है कि घर परिवार को भी देखना होता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, और फैमिली के बाद फैमिली को छोड़कर घर से दहलीज पार करके पॉलिटिक्स करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मोदी सरकार के खिलाफ जितनी भी आंदोलन हुई, यात्राएं हुई, विरोध हुआ, मतलब मोस्टली में मैंने पार्टिसिपेट किया। जी जी जब एनआरसी सीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग चल रहा था तो उसमें पूरे समय तक मैं रही, और उसके बाद से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो पूरा फैमिली छोड़कर, शादी, कोई भी प्रोग्राम सब छोड़कर मैं 13 महीने पहले दिन से आखिरी दिन तक किसान आंदोलन में थी। जी जी उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा में तो आप लोगों को पता ही होगा, राहुल जी के साथ चली। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी मैं रही, मोस्ट ऑफ, मतलब बहुत सारे जगह पे। फिर दिल्ली न्याय यात्रा में पार्टिसिपेट की। जी मैम, कभी लगा नहीं कि महिला हूँ तो अगर मैं पुरुष होती तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती थी? कभी ऐसा महिला पॉलिटिशियन आपने कुछ ऐसा फेस किया देखिए, हो? मुझे तो ये लगता है कि महिलाएं कम हैं तो महिला होने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जी जी क्योंकि पॉलिटिक्स में महिलाएं कम हैं जी जी और पुरुष तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि आप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए। अगर आप आवाज़ उठा रहे, मैं ये जानती हूँ कि अपने काम के प्रति मैं बहुत ईमानदार हूँ, और बिना डरे हुए, झुके हुए स्ट्रांगली आवाज़ उठाती रही हूँ। 5-6 सालों में जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकती थी मैंने बोला। मैं एक घटना बताऊँ, यात्रा जब चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो हम उस समय कर्नाटक में थे और कोई इंटरव्यू मैं दे रही थी। जी तो मेरी कुछ महिला जो बहनें थी यात्री, वो बोलती हैं, ज़ेबा इतने ओपनली आप बोलते हो, डर नहीं लगता है? कि ज़ेबा, बहन होने की हैसियत से बोल रही हूँ कि ऐसे मत बोलो, जी जी मतलब इतना ज़्यादा खुल के मत जी बोलो, जी भाजपा के लोग हैं, आपको नुकसान हो सकता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब बोलना है और जब आवाज़ उठानी है तो फ़ायदा और नुकसान क्या देखना है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, राहुल जी ने हमें सिखाया है डरो मत, तो हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए न डरते हैं और खुलकर मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी से आंखों में आंखें मिलाकर उनके हर गलत नीतियों के खिलाफ सवाल करते हैं। अगर कोई महिला पॉलिटिक्स में आना चाहे तो ज़ेबा खान जी क्या सलाह देना चाहेंगे उसको? देखिए, पहले तो महिला को खुद ही निर्णय करना होगा कि वो आना चाहती हैं, नहीं आना चाहती हैं, इतना हार्डवर्क हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम देखिए, मैं आज हूँ तो ये मेरा अपना डिसीज़न था। तो सबसे पहले तो कोई भी महिला अगर आना चाहे या नहीं आना चाहे, चाहने से नहीं होता है। आप कितनी हार्ड वर्क करें, इतना हार्ड वर्क कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी, तो पहले डिसीज़न उन्हें खुद लेना होगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पॉलिटिक्स में सिर्फ जो पाने का सोच कर आएंगे तो मुश्किल है। आप ये सोचिए कि हम क्या दे सकते हैं पार्टी को, हम क्या दे सकते हैं, हम पार्टी के लिए कितनी ईमानदारी से काम कर सकते हैं और हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान जी। इनके विचार आपने सुने। बाकी ऐसे ही लोगों के विचार और ख़ासकर महिला पॉलिटिशियंस के विचार आप तक पहुंचते रहें, इसलिए हमारे साथ जुड़ें और देखते रहें दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।